हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिटी स्टडी आईएएस में। इससे संबंधित मैंने पहले जितना भी वीडियो बनाया हूँ तो वो देख लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या सुधार करना है। अगर किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भुगतान संतुलन के लिए पूंजी खाते की प्राप्तियों में क्या शामिल रहता है? तो पूंजी खाते के भुगतान में कौन शामिल रहता है? विदेशी निवेश, विदेशी ऋण आदि पूंजीगत प्राप्तियां ये रहेगी। ओके, बैलेंस भुगतान बैलेंस के लिए जो पूंजी खाता है उसकी प्राप्ति में क्या शामिल है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन लोन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यानी विदेशी निवेश और विदेशी ऋण आदि पूंजीगत प्राप्तियां ये भुगतान संतुलन के लिए पूंजी खाते की प्राप्तियां हैं। निश्चित है, भुगतान संतुलन में ये दे सकता है या तो निवेश कर दीजिए या विदेश से ऋण ले ये। नेक्स्ट है, चालू खाते में घाटा रहने पर उसकी भरपाई किस खाते की अधिक्य प्राप्तियों से की जाती है? अगर चालू खाते में घाटा रहता है, ठीक है, तो उसकी पूर्ति पूंजी खाता से की जाती है। किससे? पूंजी खाता। पूंजी खाते में शामिल कौन कौन है? विदेशी निवेश और विदेशी ऋण आदि, ठीक है। चालू खाते में घाटे रहने पर उसकी भरपाई किस खाते के अधिक्य प्राप्तियां से की जाती है? तो पूंजी खाता से की जाती है। पूंजी खाते के अधिक्य प्राप्तियां होती है ना, पूंजी खाते का जो अधिक्य प्राप्तियां होती है उससे की जाती है चालू खाते में घाटे रहने पर। ओके, चालू खाते में घाटे रहने पर इसकी भरपाई किस खाते की अधिक्य प्राप्तियों से की जाती है? पूंजी खाता से। ओके, रुपयों को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित करने का निर्णय किस संस्था द्वारा लिया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ओके, किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है। रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित करने का निर्णय किस संस्था द्वारा लिया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट है, पूंजी खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता से संबंधित पहलुओं के विचार हेतु समिति का गठन कब किया गया है? 20 मार्च 2006 को। ओके, 20 मार्च 2006 को क्या किया गया है कि पूंजी खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता से संबंधित जो पहलू होती है, ओके, उससे संबंधित जो कंप्लीट परिवर्तनीयता है इसके पहलुओं के विचार हेतु समिति का गठन कब किया गया है? तो 20 मार्च 2006 को किया गया है। ओके, कब किया गया? 20 मार्च 2006 को किया गया है। देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार के कितने महत्वपूर्ण घटक बताए गए हैं? तो देश के कितना घटक बताया गया है आपको? 4 बताया गया है। ओके, कितना है? 4। देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार के कितने ऐसे घटक है? तो 4 घटक है। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रथम घटक क्या है?
आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, ये जो है विदेशी मुद्रा भंडार का प्रथम घटक है। यानी आरबीआई के पास जो विदेशी मुद्रा है वही विदेशी मुद्रा का भंडार है। ओके, विदेशी मुद्रा भंडार का चतुर्थ घटक क्या है? चतुर्थ घटक विदेशी मुद्रा का क्या है? आईएमएफ में रिजर्व ट्रांसपोजिशन है। ओके, आईएमएफ में जो रिजर्व ट्रांसपोजिशन है ये विदेशी मुद्रा भंडार का चतुर्थ घटक है। आईएमएफ में रिजर्व ट्रांसपोजिशन होता है विदेशी मुद्रा भंडार का चतुर्थ घटक। आईएमएफ में रिजर्व ट्रांसपोजिशन को किस संक्षिप्त रूप में जाना जाता है? आरटीपी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? आरटीपी। ओके, आईएमएफ में रिजर्व ट्रांसपोजिशन को संक्षिप्त रूप में क्या कहा गया है? आरटीपी। ओके, आर से रिजर्व, टी फॉर ट्रांस, पी फॉर पोजीशन, आरटीपी का फुल फॉर्म है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे आईएमएफ की कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आईएमएफ की स्थापना वर्ल्ड बैंक का भी दोनों को एक साथ ही हुआ था। ठीक है, 27 दिसंबर 1945 को। ओके, 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ की स्थापना होता है। ओके, आईएमएफ की स्थापना किस सम्मेलन के निर्णय के आधार पर किया गया था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर किया गया था। आईएमएफ की स्थापना किस सम्मेलन के निर्णय के आधार पर की गई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, कॉन्क्लेव था। ओके, भुगतान संतुलन में सुधार हेतु किस वर्ष रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया है? 1994। ओके, 1994 है। भुगतान संतुलन में सुधार हेतु किस वर्ष रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया? तो 1994 में घोषित किया गया था भुगतान संतुलन में सुधार हेतु। पूंजी खाते में आधिक्य की प्राप्तियां मुख्यतः किस स्थिति में सहायक होती है? तो चालू खाते के घाटे में सहायक होती है। जो पूंजी खाता है ना, उसमें जो सरप्लस प्राप्तियां होगी उसका मुख्य किस, यानी आधिक्य प्राप्तियां मुख्यतः किस स्थिति में सहायक होती है? तो चालू खाते के घाटे में होती है। ओके, सरकार की एसडीआर रिपोर्ट विदेशी मुद्रा भंडार के किस घटक का भाग है? तो किस घटक का भाग है? तृतीय। ओके, एसडीआर राशि विदेशी मुद्रा भंडार के किस घटक का भाग है? तो तृतीय है। ओके, तृतीय पार्ट है। आरबीआई का स्वर्ण भंडार विदेशी मुद्रा भंडार के किस क्रम का घटक है? स्वर्ण घटक जो है किस क्रम का घटक है? द्वितीय है। ओके, आरबीआई का सोना जो भंडार रखा हुआ है वो विदेशी मुद्रा भंडार के किस क्रम का घटक है? तो दूसरे नंबर का है। पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता से संबंधित समिति का गठन किस तिथि को हुआ था? 2006 को हुआ था। कब? 6 में हुआ था। ओके, 20 मार्च 2006 को पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता से संबंधित
समिति का गठन किस तिथि को हुआ था? तो 20 मार्च 2006 को हुआ था। ओके। 3 साल बाद तो डॉल्फिन को राष्ट्रीय पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता से संबंधित समिति का गठन किस तिथि को किया गया था? 20 मार्च 2006 को। रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता घोषित करने का श्रेय क्या है? भुगतान संतुलन में सुधार करना है। क्या करना है? भुगतान संतुलन में सुधार करना है। किसके लिए? रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता घोषित किया है। रुपये को पूर्ण परिवर्तनीयता घोषित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? भुगतान संतुलन में सुधार करना है। पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता से संबंधित समिति का गठन 2006 में किया गया था। ओके। इसका उद्देश्य क्या था? भुगतान संतुलन में सुधार करना था। IBRD ये वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है। ओके। अंतर्राष्ट्रीय बजट राजकोषीय विभाग है। कौन सा होगा? पुनर्निर्माण एवं विकास। ओके। पुनर्निर्माण एवं विकास है। विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। ओके। पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक होगा। ओके। IBRD की स्थापना कब हुई थी? 1945 में ही हुआ था, IMF के साथ ही। ओके। IBRD का फुल फॉर्म पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन। 1945 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD का पूर्ण नाम है। ये हुआ था। विश्व बैंक समूह की एक संस्था कौन सी है? तो विश्व बैंक की संस्था का नाम बताना है, ब्रांच का। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है। कौन है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ये विश्व बैंक की एक संस्था है। विश्व बैंक समूह की एक अन्य संस्था कौन सी है? अन्य कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ओके। विश्व बैंक के समूह की एक अन्य संस्था कौन सी है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है। ये विश्व बैंक समूह की एक अन्य संस्था है। ओके। IBRD का एक अन्य उद्देश्य क्या है? IBRD का अन्य उद्देश्य बताना है। अल्प विकसित देशों के विकास में योगदान देना है। ओके। IBRD का अन्य उद्देश्य क्या है? जो अल्प विकसित देश है उसके विकास में योगदान देना है। IBRD का उद्देश्य है। GATT का पूर्ण रूप क्या है? प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता। प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता GATT का फुल फॉर्म है। GATT का अस्तित्व कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1995 में किया गया था। लेकिन कब? 12 दिसंबर को। ओके। 12 दिसंबर
1995 को GATT को समाप्त कर दिया गया। कब? 12 दिसंबर 1995 को। GATT का स्थान किस संस्था ने लिया? WTO ने लिया था। ओके, किसने लिया? WTO ने लिया GATT का स्थान। WTO के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? WTO का सदस्य देश कितना है? 166 है। ओके, 166 है WTO के सदस्य देशों की संख्या। WTO की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? मंत्री स्तरीय सम्मेलन। ओके, मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, ये WTO की संस्था का है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वित्त व्यवस्था हेतु भारत की शिखर संस्था कौन सी है? तो आयात निर्यात बैंक होगा, जिसे एग्जिम बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, निर्यात आयात बैंक। ओके, की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1982 को किया गया था। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक की स्थापना कब की गई थी? 82 में, 1 जनवरी 1982 को किया गया था। ओके, और 12 दिसंबर 1995 को क्या हुआ था? GATT को समाप्त कर दिया गया। ओके, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? मानव व्यवहार का अध्ययन जो सीमित साधनों और वैकल्पिक उपयोगों से संबंधित है। के रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र का क्या मतलब है? मानव व्यवहार का अध्ययन करना जो सीमित साधनों और वैकल्पिक उपयोगों से संबंधित है। रॉबिन्स की परिभाषा में अर्थशास्त्र का अध्ययन किस रूप में किया गया है? अर्थशास्त्र का वर्णन किस रूप में किया गया है? मानव व्यवहार के रूप में किया गया है। ओके, रॉबिन्स की परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र का अध्ययन किस रूप में किया गया है? अर्थशास्त्र का जो अध्ययन करते हैं ये किस रूप में किया गया है रॉबिन्स के अनुसार? तो मानव व्यवहार के रूप में। ओके, उत्पत्ति ह्रास का नियम किस तिथि को लागू होता है? उत्पत्ति ह्रास का नियम तो कब लागू होता है? एक साधन परिवर्तन के रूप में। ओके, एक साधन परिवर्तनीय और अन्य स्थिर के लिए उत्पत्ति ह्रास का नियम किस तिथि में लागू होता है? तो एक साधन परिवर्तनीय और अन्य स्थिर है। ओके, एक साधन जो है परिवर्तनीय है और अन्य क्या है? स्थिर है। ये उत्पत्ति ह्रास का नियम है। ओके, उत्पत्ति ह्रास का नियम क्या होता है कि एक परिवर्तन होते रहेगा और अन्य जो होगा स्थिर रहेगा। उत्पत्ति ह्रास का नियम के अनुसार एक निश्चित बिंदु के पश्चात क्या घटता है? एक निश्चित बिंदु के बाद क्या घटेगा? तो सीमांत उत्पादन। ओके,
कौन कौन बिंदु घटता है? सीमांत उत्पादन। ये उत्पत्ति ह्रास नियम के अनुसार होता है, एक निश्चित बिंदु के पश्चात ही घटता है। परिवर्तित साधन की मात्रा में वृद्धि करने पर सीमांत उत्पादन में कितनी प्रकार की प्रवृत्तियां देखी जाती है? तीन प्रकार की देखी जा सकती है। कितनी प्रकार की? तीन प्रकार की देखी जा सकती है। परिवर्तनीय साधन की मात्रा में, जो मात्रा है उस मात्रा में वृद्धि करने पर सीमांत उत्पादन में कितनी प्रकार की प्रवृत्तियां देखी जाती है? तो तीन प्रकार की देखी जा सकती है। सीमांत उत्पादन की कौन सी प्रवृत्ति संभव है? तो सीमांत उत्पादन की कौन सा प्रवृत्ति हो सकता है? घटता, समान रहता या बढ़ता है? सीमांत उत्पादन की कौन सी प्रवृत्ति संभव है? यानी घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है और समान भी रह सकता है। ठीक है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है या उतना ही रह सकता है। ये सीमांत उत्पादन कहलाता है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? उत्पत्ति ह्रास के नियम में। उत्पत्ति ह्रास के नियम के अनुसार माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? उत्पत्ति ह्रास नियम के आधार पर आधारित है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत उत्पत्ति ह्रास के नियम के आधार पर होता है। रिकॉर्डों का लगान सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो उत्पत्ति ह्रास के नियम पर आधारित है। रिकॉर्डों का लगान का जो सिद्धांत है किस नियम पर आधारित है? तो उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित है। उत्पत्ति ह्रास नियम किससे संबंधित है? उत्पादन से ही संभव होगा। उत्पादन से संभव है। उत्पत्ति ह्रास नियम किससे संबंधित है? तो उत्पादन से संबंधित है। उत्पत्ति ह्रास नियम उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, ग्रेशम का नियम मुख्यतः किस परिस्थिति में लागू होता है? ग्रेशम का नियम किस परिस्थिति में लागू होता है? जब दो प्रकार की वस्तुएं, दो प्रकार की मुद्राएं भले एक साथ प्रचलन में हो, जब दो प्रकार की मुद्रा एक साथ प्रचलन में हो, ये ग्रेशम का नियम कहलाता है। ऐसे रुपया, डॉलर। ठीक है, ग्रेशम का नियम किस परिस्थिति में लागू होता है? जब दो प्रकार की मुद्राएं एक साथ प्रचलन में हो। उत्पत्ति ह्रास नियम के अनुसार अतिरिक्त मात्रा से प्राप्त उत्पादन को क्या कहा जाता है? अतिरिक्त जो हो जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? सीमांत उत्पादन कहेंगे। उत्पत्ति ह्रास नियम के अनुसार अतिरिक्त मात्रा में जो प्राप्त उत्पादन हो जाता है, यानी एक्स्ट्रा होता है प्रोडक्शन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत प्रोडक्शन कहते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों का सिद्धांत किन अवस्थाओं को सम्मिलित करता है? किन अवस्थाओं को सम्मिलित करता है? बढ़ता है, घटता है, समान भी रहता है। ये परिवर्तनशील अनुपात का सिद्धांत है। परिवर्तनशील अनुपात का सिद्धांत क्या कहलाता है? ये घट भी सकता है, रेशियो बढ़ भी सकता है या उतने भी रह सकता है। कृषि क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास का नियम शीघ्रता से लागू होने का प्रमुख कारण क्या है?
तो शीघ्रता से लागू होने का प्रमुख कारण क्या है? श्रम विभाजन का अभाव। ओके, क्या होगा? श्रम विभाजन का अभाव होगा। कृषि क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास का नियम शीघ्रता से लागू होने का प्रमुख कारण क्या है? तो श्रम विभाजन का अभाव है। ओके, नेक्स्ट है, श्री फ्रीडमैन के अनुसार अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? कभी वास्तविक और कभी आदर्श विज्ञान। ओके, कभी वास्तविक है तो कभी आदर्श विज्ञान है। ये श्री ब्रैडमैन के अनुसार है अर्थशास्त्र। ओके, श्री ब्रैडमैन कभी ब्रैडमैन का फ्रीडमैन। ओके, फ्रीडमैन के अनुसार अर्थशास्त्र विज्ञान का मतलब क्या है? कभी वास्तविक होगा तो कभी आदर्श वाला विज्ञान होगा। ओके, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, यह कथन किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, ये किसने कहा था? फ्रीडमैन ने। ओके, फ्रीडमैन ने ही कहा था अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। फ्रीडमैन ने कहा अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, यह कथन किस अर्थशास्त्री से जोड़ा गया है? तो रॉबिन्स के जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? रॉबिन्स। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, यह कथन किस अर्थशास्त्री से जोड़ा गया है? तो रॉबिन्स के से जुड़ा हुआ है। ओके, अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। ओके, ये रॉबिन्स ने कहा था। किसने? रॉबिन्स ने। फ्रीडमैन ने क्या कहा? अर्थशास्त्र विज्ञान वास्तविक विज्ञान है। भले अर्थशास्त्र क्या है? वास्तविक विज्ञान है, फ्रीडमैन ने कहा। किन्स ने अपनी थ्योरी पुस्तक जनरल स्टोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी की किस वर्ष प्रकाशित किया था? किन्स ने कब प्रकाशित किया था? 1936 में किया गया था। किन्स ने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी को वर्णन किया है। एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किस वर्ष प्रकाशित की है? 1936 में। किन्स ने अपनी पुस्तक में किस नियम पर प्रहार किया है? से का बाजार नियम। किसका नियम? से का बाजार नियम। किन्स ने अपनी पुस्तक में किस नियम का प्रहार किया है? किस नियम पर प्रहार किया है? तो से का कोई से होगा, उसका कोई नियम बाजार नियम है, ठीक है, इसका प्रहार किया है। इसने बुक लिखा है कौन सा? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। किन्स ने ही लिखा है। कब? 1936 में। ओके, जिस समय उड़ीसा बना था। किन्स के अनुसार रोजगार की मात्रा किस पर निर्भर करती है? रोजगार की मात्रा डिमांड पर तो करबे करेगा, ठीक है। प्रभावपूर्ण मांग पर। ओके, डिमांड पर यानी इफेक्टिव डिमांड पर किन्स के अनुसार रोजगार की मात्रा बढ़ेगी। ओके, डिमांड के इफेक्टिव डिमांड के आधार पर रोजगार की मात्रा बढ़ती है, एकदम बढ़ेगी। किसने बोला था? किन्स ने बोला था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का कारण क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का कारण क्या है? इफेक्टिव मांग में कमी। ओके, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का कारण क्या है? अगर इफेक्टिव डिमांड अगर कम जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगा, ठीक है। बेरोजगारी कब बढ़ेगा? जब डिमांड घट जाए। इफेक्टिव डिमांड क्या हो? घट जाए। से जो के नियम के अनुसार सामान्य अत्युत्पादन
से सामान्य बेरोजगारी का क्या संभावना है? बी कभी संभव नहीं है। ओके। सी के नियम के अनुसार सामान्य अति उत्पादन से सामान्य बेरोजगारी क्या संभव है? क्या संभव है ये पूछा है। कभी नहीं संभव है। ओके, कभी नहीं संभव है। सी के नियम के अनुसार सामान्य अति उत्पादन से सामान्य बेरोजगारी क्या संभव है? तो कभी संभव नहीं है। ओके, सी के नियम के अनुसार कीन्स के रोजगार सिद्धांत का तार्किक प्रारंभिक बिंदु क्या है? समर्थ मांग का सिद्धांत है। ओके, कीन्स के रोजगार सिद्धांत का तार्किक प्रारंभिक बिंदु क्या है? तो समर्थ मांग का सिद्धांत है। ओके, ये कीन्स के रोजगार सिद्धांत का तार्किक प्रारंभिक बिंदु है। ओके, ADF का संबंध किससे है? ADF का संबंध है कुल प्राप्तियों से। ओके, ADF का संबंध किससे है? कुल टोटल प्राप्तियां से है। ओके, कुल प्राप्तियां से ADF का संबंध। ASF किसका प्रतिनिधित्व करता है? कुल लागत का। ओके, ASF का मतलब होता है कुल लागत का, जबकि ADF होता है कुल प्राप्तियों का। ओके, D फॉर डिमांड यानी प्राप्तियों का। ओके, AR कुल लागतों का ASF होता है। ओके, यानी ASF का मतलब कुल लागतों का, ADF का मतलब कुल प्राप्तियों का संबंध है। कीन्स के अनुसार सार्वजनिक व्यय में क्या किया जाना चाहिए? कीन्स के अनुसार सार्वजनिक व्यय में क्या करना चाहिए? वृद्धि का। ओके, कीन्स के अनुसार सार्वजनिक खर्च में क्या किया जाना चाहिए? सार्वजनिक खर्च में वृद्धि करना चाहिए। कीन्स के अनुसार सार्वजनिक खर्च में क्या करना चाहिए? वृद्धि करना चाहिए, कीन्स ने बोला है। ओके, जैसे सार्वजनिक के स्थान के लिए कुछ बनाना हो तो पैसा खर्च करना होता है ना, तो वही कहता है उस पर वृद्धि करिए आप। फिर रोजगार बढ़ाने के लिए कीन्स ने किस नीति का समर्थन किया था? रोजगार बढ़ाना है तो लचीली मुद्रा नीति अपनानी होगी। ओके, रोजगार बढ़ाना है तो लचीली मुद्रा नीति, इसीलिए देखते होंगे सरकार लोन बांटने पर जोर देती है। कीन्स ने कहा था कि रोजगार अगर बढ़ाना है तो लचीली मुद्रा नीति अपनानी होगी। ओके, कौन सी? लचीली मुद्रा नीति अपनानी होगी। नकदी लेन देन सिद्धांत जो है, इसके अनुसार मुद्रा के मूल्य का निर्धारण क्या है? तो मुद्रा के मूल्य का निर्धारक क्या है? मुद्रा का परिमाण। ओके, मुद्रा का परिमाण जो है ये नकदी लेन देन सिद्धांत के अनुसार है। ओके, नकदी लेन देन सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है? मुद्रा के अवमूल्यन करें केवल मूल्य का निर्धारक क्या है? तो मुद्रा का परिमाण है। ओके, कीन्स के अनुसार रोजगार, उत्पादन और आय स्तर पर किस स्थिति में बराबर होते हैं? समर्थ मांग की स्थिति में। ओके, समर्थ मांग की स्थिति में होता है। कीन्स के अनुसार रोजगार, उत्पादन और आय स्तर
किस स्थिति में बराबर होता है? तो समर्थ मांग की स्थिति में बराबर होता है। ओके, किन्स के अनुसार रोजगार, उत्पादन और आय का स्तर बराबर हो जाएगा कब? जब समर्थ मांग की स्थिति हो। ओके, इस प्रकार आपका पार्ट 1 खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। आप ही के सहयोग से मेरा यह चैनल ग्रोथ करेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब वीडियो ना पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर मेरे वीडियो से लाभ पहुंचा हो तभी आपका जितना डोनेट करने का कर सकते हैं, ठीक है, राशि। थैंक यू।